नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज की बड़ी खबरों के साथ रहेगी दिन भर हमारी नजर। सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दिल्ली में मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, हर राज्य में सियासी उठापटक चल रही है, जोरों के साथ जारी है। पंजाब में आने वाले चुनावों में तस्वीर दूसरी होगी। इस बार बीजेपी का साथ छोड़ चुके अकाली दल ने बीएसपी का दामन थामने का बड़ा फैसला कर लिया है और आज दोनों दलों की बैठक होने जा रही है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से भी एक बार फिर नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। आज सचिन पायलट दिल्ली में हैं और एक बार फिर उनकी कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। बिहार में भी अब बारी बिहार की आती है। बिहार में भी नए हालात बन रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप कल अचानक एनडीए खेमे के जीतन राम मांझी से मिले और इसके बाद आरजेडी प्रवक्ता ने बिहार सरकार को सरकार बचाने की खुली चुनौती दे दी है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब बारी बंगाल की आती है। बंगाल में भी बीजेपी की उम्मीदों को झटका लगा है और यह झटका बहुत बड़ा है। ममता के पुराने सिपहसालार मुकुल रॉय की शुक्रवार को घर वापसी हो गई है बड़े शानदार तरीके से। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी रणनीति के काम से ब्रेक ले चुके प्रशांत किशोर और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच शनिवार को तकरीबन 4 घंटे की लंबी मुलाकात हुई है और यूपी में बढ़ती सियासी अटकलों को कुछ इशारा मिल रहा है और बीजेपी का दावा है कि विधानसभा चुनावों की तैयारियां हैं। अभी सिर्फ कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन सभी जानते हैं कि सीएम योगी का दिल्ली दौरा केवल शिष्टाचार भेंट नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। दरअसल राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। इस बात का अंदाजा मौजूदा दौर को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब से है। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब में नए सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अकाली दल और बीएसपी में गठबंधन को लेकर आज औपचारिक ऐलान हो सकता है और बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा चंडीगढ़ में मौजूद हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अकाली दल बीएसपी के लिए 18 सीटें छोड़ने को तैयार है, जिसके बाद पंजाब की राजनीति में नए समीकरण बनेंगे। पिछले चुनाव में अकाली दल बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन कृषि कानूनों के चलते अकाली दल ने बीजेपी से किनारा कर लिया था। अब जो हालात बन रहे हैं वो बीएसपी और अकाली दल के बीच में बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि बिहार से आ रही है। बिहार में सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। एनडीए को आरजेडी की चुनौती, सरकार को बचा सको तो बचा कर दिखाओ। कल मांझी से मिले थे तेज प्रताप यादव। तो इस तरीके से ये मुलाकातों का दौर चल रहा है, जिससे सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। तेज प्रताप जी, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मौकों पर कहा है कि जीतन बाबू मांझी जी हमारे अभिभावक हैं। जीतन बाबू मांझी जी भले एनडीए में स्वशरीर हों, लेकिन उनका दिल लालू प्रसाद जी के विचारधारा के साथ ही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारधारा की लड़ाई जीतन बाबू मांझी जी ने साथ मिलकर लड़ी है। आज एनडीए में जीतन बाबू मांझी जी का दम घुट रहा है। कई मौकों पर उन्होंने अपना विरोध भी दर्ज कराया है। हम तो एनडीए के लोगों को, बीजेपी को ये चुनौती दे रहे हैं, इस सरकार को बचा सको तो बचा कर दिखाओ। देखिए, पंजाब में एक अलग सियासी समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका जिक्र हमने किया कि अकाली दल और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। आज इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। उधर बिहार में भी सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। उसके मायने समझने की कोशिश करेंगे हम। तेज प्रताप यादव ने आखिर क्यों जीतन राम मांझी से मुलाकात की है, उसके मायने क्या हैं। लेकिन नजर सबसे पहले पंजाब पर। एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, चर्चा भी करेंगे। राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। सर, स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नाहिद लारी खान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन है। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, डिप्टी एडिटर। और चंडीगढ़ से विशाल एंग्लिश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले विशाल, मैं आपका रुख कर रही हूं। देखिए, पंजाब में ये सोचा नहीं था, क्योंकि ये नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है अकाली दल और बीएसपी का। मैं अब इस समीकरण को आपसे समझना चाहूंगी, पहली बार ऐसा हो रहा है।
विपनेश, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले भी 1996 में कहा जा रहा है कि उस समय भी अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हो चुका है पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान भी, और वहाँ पर उस समय भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया गया था, और उसके बाद अकाली दल बीजेपी के साथ आ गया था। लेकिन जो अब गठबंधन हुआ, क्योंकि नए समीकरण बन चुके हैं, नई राजनीति का आगाज़ हो चुका है, वर्षों पुराना गठबंधन टूट चुका है, लेकिन वहीं पर जो सबकी जो नज़र है वो प्रदेश के 34 जो % वोटर हैं जो एससी कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी के वोटरों के ऊपर निगाह है, और बीएसपी का आधार इन वोटरों में अच्छा खासा कहा जा सकता है। और इससे पहले ही अकाली दल ने डिप्टी सीएम अनाउंस कर दिया था कि कोई भी जो एससी कैटेगरी से आएगा तो उसको हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो उन्होंने पहले ही दाव खेल दिया था। और उसके बाद बीजेपी ने कहा कि हम एससी को बना देंगे, चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इसी तरह कांग्रेस में भी, क्योंकि अभी जो 3 मेंबरी कमेटी है उसने भी कहा है कि एससीओ को ज़्यादा अब प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि जिस तरह के अलायंस अब बनने लगे हैं, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अकाली दल को भी संजीवनी मिल चुकी है, बीएसपी को भी एक संजीवनी का काम करेगी। और आज 11:30 बजे श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और सतीश चंद्र मिश्रा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अलायंस की घोषणा कर सकते हैं। और वहीं पर बीएसपी को भी जो यूपी का तराई क्षेत्र है, जहां पर सिखों की बहुतायत है, वहां पर अकाली दल का समर्थन भी मिलेगा, और अकाली दल के जो नेता होंगे वो प्रचार करने में भी यूपी में भी जाएंगे, और बीएसपी की सुप्रीमो मायावती पंजाब में धड़ाधड़ यहाँ पर प्रचार करेगी, क्योंकि जो द्वाबा एरिया है, द्वाबा एरिया में जो बीएसपी की काफ़ी पैठ है, वहाँ पर हरेक, यदि पंजाब की ज़्यादातर सीटों की बात की जाए तो हर एक सीट पर 5,000 से लेके 20,000 तक के जो वोट हैं वो बीएसपी के कहे जाते हैं कि बीएसपी किसी का भी तख्ता पलटने या उल्टने में सक्षम दिखाई दे रही है। जी विशाल, मैं लौट रही हूँ आपके पास, बहुत अहम जानकारी आपने दी है। राजीव, अब आपके पास आते हुए, राजीव जैसे विशाल बता रहे हैं पुराने साथी हैं, 1996 में ये गठबंधन हो चुका है, अच्छा परफॉर्म किया था, अब 2021 में फिर करीब आ रहे हैं, बीजेपी का साथ छोड़कर अकाली दल इस बार बीएसपी के साथ दिखाई दे रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, जहाँ तक बात पंजाब की है तो बीएसपी 18 सीटें बीएसपी को अकाली दल देने वाली है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सीटों का बंटवारा होगा। दूसरी बात यह है कि बीएसपी पंजाब की राजनीति में, आपको मालूम है कि काशीराम पंजाब के रहने वाले थे और वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी बीएसपी की। उनका आंदोलन यूपी में ज्यादा हुआ, यूपी में सरकार बनी। बीएसपी उस तरीके से राजनीतिक ताकत पंजाब में नहीं बन सकी जिस तरीके से यूपी में बनी। तो काशीराम का गृह क्षेत्र है और इसकी वजह से भी मायावती उधर पंजाब के संगठन में बहुत ध्यान देती रही हैं। और ये जो मौका है, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है पंजाब के इलेक्शन में कि बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि बीजेपी अकाली दल के साथ इतना पुराना समझौता था। अब जो 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह जब 2017 में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, तब कांग्रेस पार्टी से हमारे ही कार्यक्रम आमने सामने में एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से बात करते हुए कैप्टन अमरिंदर ने कहा था कि ये मेरी आखिरी पारी है, इस बार मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं अकाली दल को उखाड़ना चाहता हूं, एक बार मैं कांग्रेस आला कमान से ये अंतिम बार मांग रहा हूं ये मौका। उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये आखिरी बार मुझे मौका दिया जाए। अब जब वहां चुनाव होना है तो पंजाब कांग्रेस में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो बहुत सारे नेताओं को एकोमोडेट नहीं करते हैं, ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है। और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जिनको पार्टी में आने के बाद उचित स्थान नहीं मिला, ऐसा उनका कहना है। पंजाब में जिस तरह से विरोध है, आपको पता है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और 3 मेंबर कमेटी ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दे दी है। और उसमें उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी हैं सूत्रों के मुताबिक, उसमें ये कहा जा रहा है कि सिद्धू को थोड़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो देनी चाहिए और कुछ लोगों को एकोमोडेट करना चाहिए। वहां पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी ये कहा कि अगर उनके हटाए जाने से पार्टी को मजबूती मिलती हो तो वो इसके लिए तैयार हैं। पंजाब में कांग्रेस में घमासान चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब कैप्टन अमरिंदर ने पिछली बार ये कहा था कि उनका आखिरी चुनाव है, तो क्या अगली बार कैप्टन अमरिंदर फिर एक चेहरा होंगे? अभी भी इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब कांग्रेस के सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान और सबसे ज्यादा
प्रचलित लोकप्रिय चेहरे के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो एक तरफ तो कांग्रेस है, दूसरी तरफ उसको टक्कर देने के लिए अकाली दल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको दलित वोटों की संख्या, जैसे विशाल ने बताई, पंजाब में ज्यादा है। उस वोटों को निगाह में रखते हुए उन्होंने बीएसपी के साथ समझौता किया और बीएसपी के लिए भी जरूरी था कि जो विशाल बता रहे थे, तराई इलाकों में और सिख बेल्ट, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का सिख बेल्ट है, पीलीभीत, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, इस इलाके में जो सिख बेल्ट है, वो आपको मालूम है कि गाजीपुर का जो किसान आंदोलन है बॉर्डर पर, वो इन्हीं जिलों के सिख वहां पर, उत्तराखंड के रामपुर और उत्तराखंड के कुछ इलाके के वहां पर सिख हैं। तो ये किसान आंदोलन का विरोध करने वाले जो सिख है, वो भी उन वोटों पर मायावती की निगाह है। और आपको मालूम है कि सहारनपुर से लेके बिजनौर और वो बेल्ट जो है, उसमें बीएसपी का एक जनाधार है। अभी भी जो उनके विधायक है, कुछ पूर्वांचल के विधायकों को छोड़ दे तो उधर का उनका जनाधार है। जो लोकसभा के उनके सांसद जीते हैं, वो भी एक दो उधर ही के। आंदोलन की वजह से अकाली दल रिस्क लेना नहीं चाहती है कि नुकसान हो सकता है, कि सारी संभावनाएं खत्म हो गई। देखिए, बीजेपी जैसी पार्टी और केंद्र सरकार जिस मजबूत स्थिति में है और अकाली दल जिस तरीके से वहां उनके गठबंधन में, आपको मालूम है कि कितने पुराने संबंध रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रकाश सिंह बादल की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने देखा होगा जब वो उनसे मिलने गए थे तो उनके चरण स्पर्श किया था प्रकाश सिंह बादल का। और उसके पीछे बता दूं, जब हरियाणा के इंचार्ज हुआ करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जो राजनीति के गुर है वो भी प्रकाश सिंह बादल से सीखा करते थे। लेकिन अब स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि नरेंद्र मोदी कृषि कानून पे पीछे हटना नहीं चाहते और अकाली दल को वो कानून पसंद नहीं है। दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब चुनाव 2022 में पंजाब का है तो सब पॉलिटिकल पार्टी अपने कील कांटे दुरुस्त करती हैं, शतरंज पे अपने अपने मोहरे चलाती हैं। यानी कि अकाली दल को डर है कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की वजह से नुकसान ना उठाना पड़े, इसलिए उन्होंने नया समीकरण, नया साथी, पुराना साथी कहेंगे, उन्होंने खोज लिया है। राजीव जी, अब सवाल मेरा आपसे ये है, देखिए राजीव इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये, क्या ये आपके लिए चिंता की बात नहीं है? आपके इतने मजबूत पुराने साथी आपके साथ नहीं है, इस बार बीएसपी के साथ जा रहे हैं, क्या ये आपके लिए चिंता की बात नहीं है? देखिए, राजनीति में समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं, अलायंस होता है और कई बार विचारधाराओं या अलग अलग वजहों से उस अलायंस से दूर भी जाना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर अब खुद से चुनाव लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित, देखिए अचानक से कई राज्यों में सियासी पारा चढ़ गया है, सियासी हलचल देखने को मिल रही है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, यूपी भी शामिल है, पंजाब, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं पर बैठकों का दौर चल रहा है तो नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा है। पंजाब में आपने देखा कि नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान से सचिन पायलट दिल्ली आ गए हैं तो एक नाराजगी का दौर क्या फिर से देखने को मिल रहा है। तो इन तमाम सियासी हालात जो बने हुए हैं, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। उधर प्रशांत किशोर जो हैं, शरद पवार से मिले हैं, वो मुलाकात अपने आप में अहम रही है। अब 2 और सहयोगी मेरे जुड़ गए हैं इस वक्त। सौरभ कुमार पटना से मौजूद हैं और विनोद जगदाले मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं दोनों का रुख करूंगी, लेकिन नाहिद जी, मैं आपके पास आ रही हूं, आप कुछ कहना चाह रही थी। एक तो पंजाब में नए समीकरण बन रहे हैं, इसको कैसे आप देख रही हैं? बाकी बिहार में भी हलचल है, दिल्ली में भी हलचल है। देखिए, अगर आप अकाली दल की बात करें, और मैं सुन रही थी आपके एक कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड की बात कर रहे थे कि वहां पर अकाली दल काफी मजबूत है। और चूंकि मैं उत्तराखंड से संबंधित हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उत्तराखंड में तो जो बीजेपी है, जो अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी से एमएलए सीमा जी, तो ये स्थिति है वहां पर, यहाँ अकाली दल की। और रही बात अकाली दल के वोटर्स और सपोर्टर्स की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का भी मैं बता सकती हूँ, ना अकाली दल के कोई वोटर है यहाँ पे, ना कोई सपोर्टर है। उनको तो खुद ही अकाली दल की तो खुद स्थिति पंजाब में कमजोर हो गई है, इसलिए उनको बीएसपी का समर्थन लेना पड़ रहा है। और ये आकर अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ जाएंगे तो कम से कम समाजवादी पार्टी को इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो हो सकता है अन्य पार्टियों को असर पड़ जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता अब वही तो है, समाजवादी पार्टी की चर्चा ही नहीं हो रही है, तो क्या ये आपके लिए चिंता की बात नहीं है नाहिद जी? समाजवादी पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। चलिए, बीएसपी यूपी से निकलकर पंजाब आ रही है, मजबूत हो रही है, आप कहां पर हैं? विपनीश जी, आपकी गलतफहमी, इसका मैं क्या जवाब दूं? लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव से भाजपा का खदेड़ा होना शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश से, इससे स्थिति साफ हो रही है कि बीजेपी की धरती खिसक
समाजवादी पार्टी को दी। समाजवादी पार्टी की विशाल जीत हुई और बीजेपी की बहुत करारी हार हुई। और अब बीजेपी का खदेड़ा होना तो शुरू हो गया था विधानसभा चुनाव से। बंगाल, असम, बंगाल, केरला और तमिलनाडु से। केरला में तो जिसकी सीट इनके पास थी वो भी जनता ने छीन ली। और अभी आप ये देखिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सत्ता पार्टी की राजनीति तो क्या इसीलिए दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है पंचायत चुनाव के बाद? नाहिद जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये जो मंथन जो कर रहे हैं, मंथन जो बेसिकली कर रहे हैं, ये जो पंचायत चुनाव में भाजपा की करारी हार और सपा की विशाल जीत हुई है उस पर मंथन। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। राजीव जी खुद यहाँ पर बैठे हैं जवाब देने के लिए। राजीव, एक सेकंड, ओके बोलिए प्लीज। आप एक अहम बात मिस कर रही हैं कि अभी 4 महीने पहले यहाँ एमएलसी के चुनाव हुए थे। स्नातक और शिक्षक खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उनके खुद के कैंडिडेट की बहुत बुरी हार हुई थी। 20 साल से बीजेपी वहां काबिज थी और समाजवादी पार्टी की विशाल जीत हुई। इसी प्रकार डिप्टी सीएम के क्षेत्र से हुआ, वहां भी समाजवादी पार्टी की विशाल जीत हुई। यहाँ तक अभी जो विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव हुए, काशी की बनारस की बात कर रही हूँ, वहां भी जो है बीजेपी का यूथ विंग का डब्बा गोल हुआ, सुपड़ा साफ हुआ। अध्यक्ष पद सहित अध्यक्ष पद पे जो है समाजवादी पार्टी की जीत हुई और अन्य पदों पर भी सपा सहित अन्य पार्टियों की। ठीक है राजीव जी, क्या इसीलिए टेंशन बढ़ी हुई है पार्टी में? इतने दिन हो गए, लंबी बैठकें हो रही हैं, लेकिन कुछ भी अभी तक नतीजा नहीं आया है बाहर निकलकर। देश की जनता भी समझ रही है कि चल क्या रहा है बीजेपी में आखिर। इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश। देखिए, सपा की प्रवक्ता ने बोला कि किसी वोटर से हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। मतलब इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है कि हमारा टारगेटेड वोटर कौन सा है। और इन्हें ये भी मालूम है कि जिन राज्यों की बात करी उसमें अगर भाजपा ने बढ़त तो हासिल करी, लेकिन कहीं कोई छोटा मोटा नुकसान हुआ तो वो नुकसान इस वजह से हुआ जिस वजहों को इस चैनल पर कोट कर दिया गया कि हमारा वोटर कौन सा है। हमारा वोटर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलता है। हमारा वोटर हमें मिल गया तो हमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये धार्मिक आधार पे जो बंटवारा आप लोग करते हैं ना, ये धार्मिक आधार पे बंटवारा करके राजनीति करने की जो कोशिश करते हैं, कोशिश पश्चिम बंगाल से करना तक होती है, तो वो उत्तर प्रदेश उससे अछूता नहीं है। और ये इन तीनों प्रदेशों की जनता को मालूम है, इन तीनों प्रदेशों की जनता ने इस बात को देखा। पश्चिम बंगाल में तो आज ये हालात हो गए हैं कि वहाँ पश्चिम बंगाल का व्यक्ति, पश्चिम बंगाल का नागरिक अपने आप को अपने ही देश में महसूस नहीं कर रहा, अपने आप को अपने ही देश में महसूस नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश में आपने वो हालात बना दिए थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए छुटकारा पाया था आप लोगों से, लेकिन आज आपने इस बात को दोबारा कोट करके दर्शा दिया कि आपके एजेंडे में कोई बदलाव नहीं आया। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़न होगा, धार्मिक आधार पर जो लोगों को दबाया जाएगा, वो बात आपने अभी से कोट करनी शुरू कर दी। तो भैया आप लोगों को मुबारक, धार्मिक आधार पर जो राजनीति करना और जो बड़े वर्ग को दबा करके रखना उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा नहीं चाहती है। एक सेकंड दे दे, मैं जवाब दे दूं। बोलिए। अजय जी भी उंगली उठा रहे हैं, जल्दी से आप बोलिए, फिर मैं अजय जी का रुख करती हूँ, फिर मैं अपने सहयोगियों के साथ जाऊंगी। आप ये समझेंगे जिस प्रकार से सत्ता पार्टी की राजनीतिक अस्थिरता हो गई उत्तर प्रदेश में, उसके चलते प्रदेश में प्रशासनिक अस्थिरता भी पैदा हो गई है। जिसके कारण से आधा दर्जन पुलिस कप्तानों ने काम करने में, जिलों में काम करने में असमर्थता व्यक्त की है और कहा है कि हमें ऑफिस से अटैच कर दें। मतलब ये संख्या बढ़ भी सकती है, 30, 40, 50 लोग। कहीं नाहिद जी ऐसा तो नहीं है बीजेपी चुनावी तैयारी में लगी हुई है 2022 को देखते हुए और आप इन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा करते हुए रह जाएं? आप ये समझे कि जिलों में भाजपा के नेता इतना गुंडागर्दी करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, अधिकारियों को चप्पल हेलमेट से पीटते हैं। अरे ये छोड़ दीजिए, ये बहस करेंगे तो कोई पार्टी से अछूती नहीं है। 1 मिनट, ये शिष्टाचार तो किसी भी पार्टी में नहीं है। कोई ना कोई नेता हर पार्टी में ऐसा है जो ऐसा काम करता है। डॉक्टर अजय उपाध्याय आप बोलिए, सचिन पायलट दिल्ली आ गए हैं, क्या एक बार फिर से वही सिनेरियो देखने को मिलेगा क्या हमें, जो अपने खेमे को लेकर दूर हो गए थे? नहीं, उनसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी, जो भी हो रही है परिस्थितियां हैं। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, अभी बड़ा लंबा चौड़ा भाषण भी हमारे भाई राजीव जी ने दिया, लगा कि चुनावी भाषण में वो खड़े हैं और चुनाव कल ही होने वाला है। नहीं बोल पा रहे। सच्चाई है कि भ्रम और झूठ के इमारत, जब भी भ्रम और झूठ पर, जी सुन लीजिए, भ्रम और झूठ पर जब इमारत खड़ी होती है तो उसका हाल यही होता है और घबराहट दिखती है। नहीं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, थोड़ा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रही हूँ सचिन पायलट अचानक से आए, प्रियंका गांधी से भी मिलेंगे, अलग और मुलाकातें करेंगे, तो क्या राजस्थान में सब ठीक है या नहीं है?
मैं ये विप्रेश पूछना जी, जो चाह रही हूँ। आपने सवाल पूछा है उसका जवाब एक लाइन में मैंने दिया कि सब ठीक है, सचिन जी से मुलाकात भी होगी, बात भी होगी, उनका उपयोग भी होगा, सब चलेगा। लेकिन जो आज प्रश्न है सिर्फ ये उत्तर प्रदेश और बिहार और बाकी राज्यों का नहीं, कर्नाटका से लेकर के और पूरे यूपी तक का हाल जरा भाजपा का देखिए कैसे लड़खड़ाई हुई है अब और अंदर से घबराई हुई है। कर्नाटका में येदियुरप्पा रोज लगता है कि सुबह उठेंगे तो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं। एमपी में शिवराज वर्सेस नरोत्तम मिश्रा का पूरा कहानी पूरा देश देख रहा है। अरे ये तो आपके लिए भी हो रहा है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, राजस्थान में हलचल बढ़ गई है, पंजाब में अभी आपका भी बैठकों का दौर दिल्ली से लेके पंजाब तक चला। बात सोचिए, 10 सेकंड सचिन जी, पायलट जी। दिल्ली आ रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। वसुंधरा अपने जी नेता से और कोई भी इनके मिल जो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष लेकिन हैं, सचिन पायलट उन ये विधायकों का रोज नेतृत्व जो करते है हैं। रसोई नहीं जी, चल रही है। सचिन अलग-अलग पायलट उन रसोई बनी विधायकों हुई का है। नेतृत्व उस पे भी करते हैं चर्चा जिनको होनी आपके चाहिए। मुख्यमंत्री और ने बिका हुआ उत्तर बता प्रदेश का दिया हाल था, पूरा देश देख लिया। उनकी उसमें उनको चिल्लाने दलाल की बताया बात था। नहीं ये है। उन विधायकों का 10 सेकंड नेतृत्व सुन करते हैं, लीजिए, इसलिए बड़ी बात है सुन उनका लीजिए 10 मिलना है। सेकंड। राजीव भाई सुन लीजिए 10 सेकंड, आप अपनी बारी में बोल लिए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश का हाल सारा देश देख लिया। अब इनको घबराहट हो रही है क्योंकि कोरोना में नाकामियां पूरी स्तर पर रही है, पूरा देश देखा है, कहीं से कुछ भी नहीं, लोगों की जान गई। ये लोग बेपरवाह होकर के अभी भी चुनावी मंथन में लगे रहे। अपनी बात नहीं कर रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जो कांग्रेस में हलचल है पंजाब और राजस्थान में, उसको आप छिपा रहे हैं, पर्दा डाल रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, 1 मिनट सर, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। एक और इम्पोर्टेंट खबर है, सौरभ कुमार के पास मुझे जाना होगा। सौरभ, सवाल ये है कि अचानक से जीतन राम मांझी जो है घुटन महसूस कर रहे हैं एनडीए में, ये आरजेडी कह रही है। मैं देख रही हूँ लालू प्रसाद यादव के आने के बाद समीकरण कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता है। हाल के दिनों में जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी आक्रामक हुई है, उससे तो यही लगता है कि जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है और वह किसी भी तरीके से एनडीए से अलग होना चाह रहे हैं। और इसी के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कल अचानक जीतन राम मांझी से मिलने पहुंच गए। हालांकि मिलने के बाद उन्होंने कहा कि यह केवल शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन मुझे लगता है, जहां तक मेरी समझ है, कि लालू प्रसाद यादव का जो मैसेज था वह तेज प्रताप यादव खुद जाकर जीतन राम मांझी तक पहुंचाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। जो लालू प्रसाद यादव का मैसेज था जीतन राम मांझी तक पहुंचा दिया गया है। अब फैसला जीतन राम मांझी को लेना है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो विधानसभा का जो अंक गणित है वह ऐसा है कि किसी को भी बहुमत नहीं है। ऐसे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी अगर डिसाइड कर लें कि सरकार गिरानी है तो सरकार गिर जाएगी और फिर महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। अरे सौरभ, हालात ऐसे हो गए हैं कि आरजेडी को चुनौती देने लगी है नीतीश कुमार को कि सरकार बचा सको तो बचा लो। इस तरीके के हालात बिहार में पैदा हो गए हैं। सौरभ, मैं आती हूँ, विनोद भी हमारे साथ मौजूद है। विनोद, क्या जो प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच में 2.5 घंटे मुलाकात हुई है, ये भी शिष्टाचार थी क्या? सभी शिष्टाचार बोल रहे हैं कि मुलाकातें शिष्टाचार की हैं। देखिए, 2.5 घंटे से नहीं, 3 घंटे से भी ज्यादा ये मुलाकात वहां पर चली है। हालांकि एनसीपी ये कह रही है कि एनसीपी का 22वां स्थापना दिवस था और शरद पवार की तबीयत का हालचाल पूछने के लिए प्रशांत किशोर शरद पवार से मिलने उनके घर गए थे। लेकिन ये बात सिर्फ कहने के लिए होती है, अंदर जो चर्चा हुई है वहां पर दोनों ने एक साथ खाना भी खाया है। जो चर्चा हुई है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा किसका हो, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। साथ ही यूपीए में किसका चेहरा आगे किया जाए उसको भी लेकर चर्चा हुई है। और अन्य दूसरे राज्यों के आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, देश की जो राजनीतिक हालात है, जिस प्रकार से आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और दूसरे राज्यों में क्या चल रहा है, उसको लेकर भी ये चर्चा वहां पर हुई है। प्रशांत किशोर की ये मुलाकात 3 घंटे से भी ज्यादा समय वहां पर चली है। पहली जब वो आए तब प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल जो मंत्री भी है वो वहां पर मौजूद थे। कुछ देर बाद वो चले गए, फिर बाद में शरद पवार और प्रशांत किशोर, इन दोनों के बीच ही ये बैठक हुई है। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि जब महाराष्ट्र की कुछ मांग को लेकर, आरक्षण की मांग को लेकर तीनों पार्टियों के बड़े नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पीएम मोदी से मिले थे, तब पीएम मोदी ने 30 मिनट यहां पर चर्चा की थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ 1-to-1 बंद दरवाजे के भीतर।
कहीं ना कहीं अब भाजपा को ये पता चल रहा है कि उसे दोस्तों की जरूरत है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ठीक है राजीव जी, सुना विनोद जिस तरीके से कह रहे हैं 2024 फोकस में है। 2024 दीदी ने बोला, खुद उन्होंने प्रशांत किशोर को भेजा है और मुकुल रॉय भी चले गए बंगाल में, आपके साथ नहीं है। अब मुझे लगता है ये वक्त सोचने का है। हमारे पास भी वक्त इतना ही है, चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।